चलिए दोस्तों, शुरुआत की जाए अपने प्रॉस्पेक्टस के अगले काम की। तो जी चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था प्रॉस्पेक्टस। अब ध्यान से सुनिएगा, मजेदार चीज आने वाली है बहुत। प्रॉस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं, ये बात तय है। और उन रिक्वायरमेंट्स से बचने के लिए न जाने लोगों ने क्या क्या किया, कंपनीज ने न जाने क्या क्या किया। अब कंपनी, ये बात तो तय रही कि सारा का सारा काम कंपनी खुद नहीं करती, शेयर्स इशू का काम आई एम सॉरी। तो भैया शेयर इशू के लिए उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है इशू हाउस को। इशू हाउस कौन है? ये सारे के सारे शेयर्स की इशू का पूरा कामकाज देखते हैं, अपने काम की कमीशन लेते हैं। अब जाहिर सी बात है यार, कंपनी ने सोचा कि चाहे इशू हाउस के थ्रू कराओ या खुद करो, ये तो बात तय रही कि प्रॉस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये कंपनी करे या उसका एजेंट करे, ये तो बात तय है कि उनको पूरी की पूरी प्रॉस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने उससे बचने का एक तरीका निकाल लिया। कंपनी ने कहा जी ऐसा है, हमने इस इशू हाउस को, जो कि कोई भी कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, एंटिटी कोई भी हो, इनको कह दिया जी हमने अपने सारे शेयर्स किनको दे दिए? इशू हाउस को। यानी ये फलाना फलाना कंपनी, एक्स कंपनी, वाई कंपनी या एक्स फर्म, वाई फर्म, ये हमारी शेयर होल्डर बन गई। सारे शेयर हमने इनको दे दिए। मान लो ये एबीसी लिमिटेड है और हमारी ये शेयर होल्डर है एक्स लिमिटेड, या मान लो PQR एंड कंपनी फर्म। इनमें से कोई भी एक। शेयर्स आ गए किसके पास? इशू हाउस के पास। उसने कहा जी अब तो ये शेयर्स मेरे हैं, मैं जैसे मर्जी बेचूं भाई। मान लिया जाए आपने रिलायंस के 1000 शेयर्स ले लिए, अब आप उसे बेचना चाहते हैं। मान लो स्टॉक मार्केट नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, आपने अपने पड़ोसी से पूछा देखो जी 1000 के शेयर्स है, बोलो लोगे क्या? जैसे पुराने समय में होता था। या एक जगह बनी, फिर धीरे धीरे स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम चला। तो भैया आप जैसे मर्जी बेचो, पड़ोसी से कह दो, अपने दोस्तों में बात फैला दो भैया कि मेरे पास उस कंपनी के शेयर्स है, मैं बेचना चाहता हूं। या फिर आप किसी मैगजीन में निकलवा दो, भैया आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी एंड आई वांट टू सेल दीज शेयर्स। या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलवा दो, कोई भी तरीका अपनाओ। क्या ये बात ठीक है क्या नहीं? अब इशू हाउस ने कहा जी मैं तो इस कंपनी के सारे शेयर्स का होल्डर हूं, मैं ये शेयर्स जैसे मर्जी बेचूं। तो इशू हाउस ने क्या किया? एज अ शेयर होल्डर इसने कहा जी मैं तो सारे के सारे शेयर बेच रहा हूं, और इसकी एक एडवर्टाइजमेंट निकलवा दी न्यूज़पेपर में। अब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जब निकलवाई, शेयर्स की डिटेल दी, लोगों ने आके खरीद लिया, पब्लिक में से इन्वेस्टर आए, परचेज कर लिया। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान जब ये शेयर्स इनको दिए गए, पब्लिक को तो नहीं दिए गए,
प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं। और जब एडवर्टाइजमेंट दी, इन्होंने कहा जी मैं तो शेयर होल्डर हूं, मैं जैसे मर्जी बेचूं, तो मुझे भी प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं। एडवर्टाइजमेंट में न्यूज़पेपर में जो मैंने लिखना था बेसिक चीजें वो लिख दी। यानी अंदर की बात यह थी कि पब्लिक अब जिसमें पैसा लगाएगी, इससे शेयर्स खरीदेगी, जब वो पैसा यहां से आएगा तो ये पैसा इशू हाउस कंपनी को दे देगा और कंपनी के शेयर्स मार्केट में इशू हो गए बिना प्रॉस्पेक्टस को इशू किए। लॉ का लूप होल निकाल लिया इन्होंने। अब ये चीजें बढ़ने लगी तो भाई कंपनी इस तरह के काम करके प्रॉस्पेक्टस से बचने का तरीका निकालने लगी। लॉ ने कहा भैया ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो भैया इनका करना पड़ेगा, ये ड्रामा बंद करना पड़ेगा इनका। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप इनके शेयर होल्डर हो ना, और आप अपने शेयर जैसे मर्जी बेचो, हम मान लेंगे, लेकिन 2 शर्तें हैं हमारी। जब आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बने तो मुझे यह बताइए, क्या आपने 100% मनी फॉर शेयर्स दिया या नहीं? पॉइंट नंबर 1। और जब आपने शेयर्स इनसे लिए हैं तो कम से कम 6 मंथ्स तक आपने उन शेयर्स को होल्ड किया, बेचा नहीं। अगर तो आप ये दोनों कंडीशंस हमारी ये वाली पूरी कर देते हो तो हम ये मान लेंगे कि भैया आप उसके शेयर होल्डर थे और आप जैसे चाहे पब्लिक को शेयर्स बेच दीजिए। लेकिन अगर आपने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की तो हम ये मान लेंगे कि आपने प्रोस्पेक्टस की सख्त रिक्वायरमेंट से बचने के लिए काम किया था। और उस केस में हम मान लेंगे कि ये इशू हाउस इस कंपनी का एजेंट है। तो भाई काम प्रिंसिपल करे या एजेंट, पकड़ा किसे जाएगा? प्रिंसिपल को। यानी आपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए पब्लिक से पैसा निकलवाया, तो हम तो यही मानेंगे भैया कि जो एडवर्टाइजमेंट, ये नोटिस या सर्कुलर के रूप में कुछ भी आपने दिया, यही प्रॉस्पेक्टस है। मान लिया जाएगा कि यह प्रॉस्पेक्टस है। मान लेने का मतलब डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आप डीम्ड प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हैं और डीम्ड प्रॉस्पेक्टस में प्रॉस्पेक्टस की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अच्छा बताओ, जो प्रॉस्पेक्टस की सारी रिक्वायरमेंट हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट में पूरी करी हैं? हिल जाएंगे ये कंपनी वाले लोग, भैया न्यूज़पेपर में तो ये आ नहीं सकता। और अगर आपने प्रॉस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो भैया फिर कंपनी के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। यानी कंपनी के इस गलत काम को पकड़ने के लिए लॉ ने ये 2 कंडीशंस लगा दी कि भैया ठीक है, मैं इशू हाउस को तुम्हारा एजेंट नहीं मानता, मैं तुम्हें ये मान लेता हूं कि इशू हाउस ये शेयर होल्डर है, लेकिन मेरी ये 2 रिक्वायरमेंट्स, मेरी 2 ये कंडीशंस जरा पूरी कर दो। अगर आप पूरी करते हो तो मैं मान लेता हूं। क्या 100% मनी आपने इसे दिया पूरे शेयर्स का? पॉसिबल नहीं है भाई। अगर इतना ही मनी लगाना होता तो ये काम कमीशन के लिए क्यों करता? 6 महीने के अंदर अंदर आप शेयर्स नहीं बेच सकते। आपने शेयर्स बेचे हैं 6 महीने होल्ड करने के बाद। 6 महीने होल्ड करके कौन बैठेगा भाई? इनका काम तो कमीशन का ही है। तो इसीलिए इन सबको पकड़ने के लिए ये कंडीशंस लगाई गई। ये कंडीशंस अगर पूरी हैं तो मानेंगे, अगर नहीं है तो मान लेंगे भैया तुम इसके क्या बन गए? एजेंट। ये प्रिंसिपल, तुम एजेंट। तुमने इसके बिहाफ पर एडवर्टाइजमेंट दी, अगर उसमें प्रॉस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो फिर तुम्हारे अगेंस्ट कार्रवाई होगी, दोनों के अगेंस्ट। ठीक है कि नहीं? यानी हमने उस न्यूज़पेपर को, उसकी एडवर्टाइजमेंट को मान लिया डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। क्या ये बात समझ में आई?
तो ये था उसका रीजन। अब हम पढ़ेंगे हमारे इस आंसर में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। लिखा है व्हाट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस या व्हाट इज ऑफर फॉर सेल। ठीक है कि नहीं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस की तरह ही। मीनिंग ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 25 कौन से एक्ट का, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो लिखा जी मीनिंग ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस, वेयर कंपनी अलॉट्स और एग्रीज टू अलॉट एनी शेयर्स विद अ व्यू टू ऑल और एनी ऑफ दो सिक्योरिटीज, यानी सारे के सारे शेयर या उनमें से कुछ शेयर्स, फॉर सेल टू द पब्लिक, पब्लिक को बेचना चाहती है। एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड, कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि ये एडवर्टाइजमेंट, शैल बी डीम्ड टू बी द प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी, हम इसी को प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। अब ये कहेगा अगर शोर मचाएगा, नहीं जी नहीं, ये तो मेरा शेयर होल्डर है, तो भैया हम कहेंगे लाओ बताओ क्या ये दो रिक्वायरमेंट पूरी हैं, तभी शेयर होल्डर मानेंगे, नहीं तो तुम्हें इसका एजेंट मान लेंगे। अब इस डीम्ड प्रोस्पेक्टस का इफेक्ट क्या हुआ, ऑल इनैक्टमेंट्स एंड रूल्स ऑफ लॉ एज टू कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल अप्लाई टू डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सारी बातें यहां पर अप्लाई हो जाएंगी, यानी प्रोस्पेक्टस की सारी रिक्वायरमेंट अप्लाई होंगी इस पर भी। ऑल एनैक्टमेंट्स एंड रूल्स ऑफ लॉ एज टू लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, यानी अगर आपने कोई झूठी बात लिख दी या ओमिशन कर दिया, यहां तो बहुत सारे ओमिशन होंगे, प्रोस्पेक्टस की पूरी कहानी एडवर्टाइजमेंट में तो आएगी नहीं भाई, वो सारे रूल भी अप्लाई होंगे और तुम्हारे अगेंस्ट क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी, सिविल कार्रवाई भी होगी, फंस गए ना। तो हम प्रिजम्पशन क्या ले रहे हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस के लिए, अनलेस इट इज प्रूव्ड, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, यानी अगर आपने इसका रिवर्स ना साबित किया तो, इसका मतलब क्या है, इसका रिवर्स आपने साबित ना किया तो। आइए पढ़ते हैं पहले से। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट एन अलॉटमेंट ऑफ और एन एग्रीमेंट टू अलॉट सिक्योरिटीज वाज मेड विद अ व्यू टू सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सेल, यानी प्रिजम्पशन ले ली जाएगी जैसे कि कंपनी ने ये इशू हाउस के थ्रू जो काम करवाया है, ये पब्लिक को बेचने के लिए ही, पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज बेचने के लिए ही करवाया, यानी ये हो गया एजेंट और ये हो गया प्रिंसिपल। और रिक्वायरमेंट पूरी करो, अगर पूरी नहीं करनी तो भैया साबित करो, क्या कॉन्ट्ररी प्रूव करो इसका, कि भैया देखो जी 100% मैंने मनी दे दिया था, 6 महीने से पहले मैंने अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचा, अपने शेयर्स को नहीं बेचा, या 6 महीने से पहले, और नहीं 6, यानी या इन दोनों में से एक है। तो आगे बढ़ते हैं से थर्ड पॉइंट पर थे प्रिजम्पशन पर। लिखा अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड it shall be presumed that an allotment of or an agreement to allot securities was made with a view to securities being offered for sale to the public if it is shown that an offer of the securities for sale to the public was made within 6 months after the allotment or agreement to allot, यानी आपने अगर 6 महीने के अंदर अंदर बेच दिया तो भी ये मानेंगे कि भैया तुम एजेंट और ये प्रिंसिपल। अगर 6 महीने के बाद बेचा तो हम तुम्हें शेयर होल्डर मान लेंगे, फिर इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा, यानी हमने इसे कॉन्ट्ररी प्रूव कर दिया। तो अगर 6 महीने के अंदर बेच दिया तो इसे एजेंट मानो, इसे प्रिंसिपल और इसे प्रोस्पेक्टस। अगर 6 महीने के बाद बेचा तो भैया ये शेयर होल्डर माना जाएगा और ये प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा, फिर डीम्ड प्रोस्पेक्टस की बात नहीं आएगी। और दैट द होल कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड, यानी 100% मनी फॉर शेयर्स रिसीव नहीं हुआ था, यानी भैया तुम माने जाओगे एजेंट, ये प्रिंसिपल, और तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट मानी जाएगी प्रोस्पेक्टस और कंपनी को पकड़ लिया जाएगा। या तो ये उल्टा साबित कर दे, कॉन्ट्री साबित कर दे, नहीं जी नहीं मैं एजेंट नहीं हूं, ये प्रोस्पेक्टस नहीं है, देख लो मैंने तो 100% मनी दे दिया था कंपनी को, उस केस में हम इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं मानेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। कंटेंट्स क्या क्या होंगे, 3 तरह की मेजर बातें आपके डीम्ड प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। उसमें नंबर 1 है कि कितना पैसा हमारा इससे आया या आएगा, नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दो शेयर्स विच हैव बीन इशूड और विच आर गोइंग टू बी इशूड। और इन सिक्योरिटीज की कुछ इंस्पेक्शन, इन डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन करने की कोई टाइम एंड प्लेस बताओ, वो लिखा है इसमें पॉइंट नंबर बी में आपके सामने।
और भैया जिन लोगों के नाम यहां प्रोस्पेक्टस में हैं वो कंपनी के डायरेक्टर हैं, तब हम इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे और कार्रवाई कर देंगे। अगर कंपनी है या फर्म है तो भैया तुम एज ए इशू हाउस से काम कर रहे हो, कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर इस एडवर्टाइजमेंट में साइन करें, नहीं हुए तो कार्रवाई होगी। फर्म है अगर ये इशू हाउस एक, तो भैया कम से कम आधे पार्टनर्स, यानी 10 है तो भैया 5 पार्टनर्स क्या होने चाहिए, इस प्रोस्पेक्टस पे इसको इशू करने वाले लोग होने चाहिए और उनके सिग्नेचर होने चाहिए। ये हमारा साइनिंग ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। 50% या उससे ज्यादा पार्टनर्स साइन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, नोट करिए दोस्तों, ढंग से नोट करिएगा। रीजन मैंने बता दिया, जो रिगरस रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस है उससे बचने के लिए लोग ऐसा काम करते थे और उनको पकड़ने के लिए डीम्ड प्रोस्पेक्टस का ये प्रोविजन आया। पढ़िए इसे और ध्यान से नोट करिए दोस्तों।
चलिए जी आगे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस सीख लिया, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस सीख लिया, डीम्ड प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं वो सीख लिया। बच गया अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यही चलता है आज की डेट में सबसे ज्यादा, क्योंकि आज अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहती है भाई, तो वो चाहेगी कि उसका शेयर मार्केट में पब्लिक के द्वारा मैक्सिमम रेट पर लिया जाए। यानी वो अपने अच्छे कामों का, अपनी गुडविल का फायदा उठानी चाहती है और अपने शेयर को ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम पर बेचना चाहती है। वैल्यूएशन बढ़ेगा ना भाई कंपनी का। तो कंपनी ने सोचा कि आज अगर हम शेयर इशू करते हैं, उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, तो भाई ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशंस आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ठीक बात है कि नहीं? तो भैया एप्लीकेंट्स ज्यादा और शेयर्स कम, और जब डिमांड ज्यादा है तो हमारे पास तो भैया गिने चुने शेयर्स हैं। क्या हम नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा सकते हैं? नो। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, कंपनी की वैल्यू ज्यादा है, लोग इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भैया हम भी क्यों ना फायदा उठाएं। कंपनी कहती है जी ठीक है, हम अपने इस शेयर का इशू जब करेंगे तो इसे प्रीमियम पर करेंगे। आप कहेंगे ठीक है जी, प्रीमियम कितना होता है? हमने तो अकाउंट्स में पढ़ा है, कई बार प्रीमियम होता है 10 का शेयर 2 रुपए का प्रीमियम, 5 रुपए का प्रीमियम। ऐसा नहीं होता दोस्तों, फिक्स नहीं है कोई। प्रीमियम तो बहुत ज्यादा भी लिया जा सकता है। डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द कंपनी, डिपेंड्स अपॉन द गुडविल ऑफ द कंपनी। तो कंपनी कहती है भैया मैं अपना 10 का शेयर मार्केट में 100 रुपए का बेचूं, यानी 90 रुपए का प्रीमियम ऐड कर दिया। हां, इससे भी ज्यादा का हो सकता है। फिर वो सोचेगी यार कहीं 90 रुपए कम ना रह जाए, ये क्या होगा? वो कहते हैं नहीं भी नहीं, एक काम करो इसे 190 कर दो, 200 का शेयर बेचो। हां, 10 का शेयर उसकी पार वैल्यू, फेस वैल्यू और प्रीमियम देखो कितना ज्यादा। अब ये सोचेंगे अरे अरे कहीं ऐसा ना हो कि भाई जितना ओवर सब्सक्रिप्शन सोच रहे हैं वो आई ना, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। यानी पहले से इस पार वैल्यू में प्रीमियम कितना ऐड करें ये एक डाउट है। तो उसका तरीका क्या है? हम ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम लेना चाहते हैं। अगर कम रख दिया तो हम सोचेंगे यार सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ गया, हम तो ज्यादा प्रीमियम भी ले सकते थे। और अगर ज्यादा रख दिया तो कंपनी सोचेगी अरे यार ये ना हो कहीं ज्यादा प्रीमियम के चक्कर में ओवर तो क्या अंडर सब्सक्रिप्शन ना हो जाए, इससे भी तो डर है। तो क्या किया जाए कि कंपनी अपने इस शेयर पर मैक्सिमम प्रीमियम चार्ज कर पाए? उसके लिए एक तरीका निकाला गया, मार्केट में हमारे शेयर्स की डिमांड का लेवल क्या है वो चेक कर लिया जाए। और उसे चेक करने के लिए कंपनी ने रेड हेरिंग, नाम भी देखो रेड है तो मैं रेड से लिख लेता हूं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया। और ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डज नॉट कंटेन complete details।
यानी इन डिटेल्स में नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड ये तो डाल दिए जाएंगे। नंबर 2, प्राइस नहीं दिया जाएगा। हां जी हां, पार वैल्यू दे देंगे। मान लिए बात आपकी, उसके साथ हम कोई फिक्स प्राइस दे देंगे तो फायदा नहीं है। कंपनी को समझ नहीं आ रहा भाई इसका 90 रुपए प्रीमियम रखूं या फिर 190 रखूं, समझ नहीं आ रहा कंपनी को ये। तो कंपनी क्या करेगी, बजाय फिक्स प्राइस रखने के एक प्राइस बैंड रख देगी। प्राइस बैंड का मतलब क्या, प्राइस बैंड वो बजाने वाला बैंड नहीं, बैंड का मतलब अपर एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, यानी अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अपर लिमिट जो है, मान लिया जाए कि हम बेचेंगे जी शेयर्स 200 रुपए में, 10 की पार वैल्यू है। लोअर लिमिट कम से कम 100 रुपए का तो जरूर बेचेंगे, यानी 90 इन्हें लग रहा है मिनिमम आ जाएगा, 190 तक आ सकता है। अब कहीं ऊपर नीचे काम ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक मिनिमम बना लिया, एक मैक्सिमम बना लिया, और ये प्राइस बैंड दे दिया, और ये कह दिया कि भैया हमने आपको ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी, आज हमने आपको एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया है। ये चेतावनी दे रहे हैं आपको कि भैया जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो थोड़े समय में बदल भी सकती है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं और प्राइस बैंड इतना है, यानी शेयर कम से कम 100 रुपए का तो बिकेगा, लेकिन 200 रुपए तक भी जा सकता है। और ये किस पर डिपेंड करेगा, मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो प्राइस किसकी तरफ जाने वाला है, 200 की तरफ। अगर सब्सक्रिप्शन कम आया तो इशू प्राइस किसकी तरफ जाने वाला है, 100 रुपए की तरफ। तो यानी अभी फाइनल प्राइस नहीं है, क्या है, एक प्राइस बैंड दे दिया है। तो कंपनी के पास अब एप्लीकेशन आना शुरू हो गई। लोगों ने कहा ठीक है भाई, हम एप्लीकेशन मनी दे देते हैं, और हम उनके दिमाग में है कि रेट जब फाइनलाइज होगा, पर शेयर का रेट वो 100 से लेकर 200 के बीच में वेरी करेगा। कंपनी ने कहा ठीक है जी, ये सिस्टम बढ़िया लग रहा है, तो भाई अब हम फटाफट से काम करना शुरू करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप क्या लेगी कंपनी, प्रॉस्पेक्टस बनाएगी, ये सारी बातें लिखेगी, और इशू करने से 3 दिन पहले आरओसी को इस प्रॉस्पेक्टस की एक कॉपी देकर आएगी। कितने दिन पहले, 3 डेज प्रायर टू ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अभी ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट का मतलब यह होता है कि हम आज से आपकी एप्लीकेशंस को इनवाइट कर रहे हैं, फटाफट से एप्लीकेशंस दो। उससे 3 दिन पहले कम से कम आरओसी को इंफॉर्मेशन देनी है, और ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की कॉपी देकर आनी है। अब लोगों ने भाई साहब एप्लीकेशन देना शुरू कर दी। कंपनी ने कैलकुलेट कर लिया कि भाई अब तो हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा है, तो रेट 200 की तरफ ले चलो। फाइनल प्रॉस्पेक्टस अभी तक आया नहीं है, वो भी आएगा, और जब फाइनल प्रॉस्पेक्टस आएगा सारी बातें क्लियर करने के बाद, तो भैया उसमें एक एक चीज, फाइनल प्रॉस्पेक्टस में एक एक चीज डिक्लेयर कर दी जाएगी। कैसी चीज डिक्लेयर कर दी जाएगी कि भैया फाइनल प्राइस कितना है, ठीक है जी। और फाइनल प्राइस के अलावा, फाइनल प्राइस यानी क्लोजिंग प्राइस, फाइनल प्राइस यानी क्लोजिंग प्राइस, और हमने ये सारे शेयर्स इशू करके टोटल पैसा कितना, टोटल कैपिटल कितनी रेज करी, रेज कर पाएंगे इस रेट से, यानी इतने 1000 शेयर हैं या इतने लाख शेयर हैं, इतने रुपए का एक शेयर बना, टोटल कैपिटल हम इतनी रेज करेंगे। और हर वो डिटेल, दोज डिटेल्स which were
नॉट मेंशन्ड इन RHP, इसे बोलते हैं DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। याद कर लीजिएगा क्या बोला जाता है उसे, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। RHP भी बोलते हैं, DRHP भी बोलते हैं। सवाल ये आता है भैया कि जब लोगों ने एप्लीकेशन दी उस दौरान प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद और फाइनल प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले, इस दौरान रेड हेरिंग इशू करने के बाद और फाइनल इशू करने से पहले क्या कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी के कुछ चेंजेस आ गए हों, जो बातें उन्होंने पहले करी थी उनसे पहले जो बातें RHP में DRHP में थी उसके बाद और फाइनल प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले कुछ चेंजेस आ गए, यानी अलॉटमेंट करने से पहले आ गए, तो फिर इनको एक मौका दिया जाएगा। जैसे पहले भी बताया था मैंने, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इन केस ऑफ एनी चेंज इन टर्म्स में अगर कोई चेंज आता है तो क्या किया जाएगा, अलॉटमेंट करने से पहले उन सारे के सारे एप्लीकेंट्स को, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी देंगे। किस बात की, अपॉर्चुनिटी टू रिवोक देयर एप्लीकेशंस, कि भैया आप चाहो तो अपनी एप्लीकेशंस वापस ले सकते हो। क्योंकि जब हमने बिगिनिंग में सारी बातें सोची थी उस समय तो हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई थी, उस समय ये चेंज नहीं आया था, लेकिन आज ये एक चेंज आ चुका है। अगर आप आज भी इन चेंजेस के बावजूद हमारे ये शेयर्स इस रेट पर खरीदने के लिए तैयार हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तुम्हें वक्त देते हैं 7 दिन का, फॉर एग्जाम्पल, कि इन दिनों के आज की इंफॉर्मेशन के 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी इस एप्लीकेशन को वापस ले लो। और अगर नहीं ली तो हम ये मान लेंगे कि आप ये काम करने के लिए, हमारे ये शेयर्स लेने के लिए तैयार हो। ये सारी बातें रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में है दोस्तों। और आपके सामने है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन 32। ये है सेक्शन 32 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्वेश्चन नंबर 10। इसे रीडिंग करना चाहें तो फटाफट से कर लें। तो भैया क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, सेक्शन 32 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मीनिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस लिखा है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस मीन्स अ प्रॉस्पेक्टस which does not include complete particulars of the quantum number or price of the securities including therein। यानी इसका प्राइस नहीं बताया, कितने रेट पे, कितने क्वांटम, हम फाइनल प्राइस की बात कर रहा हूं, वो नहीं बताया। नंबर ऑफ शेयर्स आर डिस्क्लोज, बता दिए कि भाई कितने शेयर्स हम डिस्क्लोज करेंगे इन RHP विद अपर एंड लोअर प्राइस बैंड, यानी प्राइस की लिमिट अपर क्या रहेगी और लोअर बैंड क्या रहेगा। प्रोसीजर पहला, a company proposing to make an offer of securities may issue a RHP, may issue लिखा है, prior to issue of a prospectus। ठीक है जी, कौन करना चाहेगी कंपनी, जिसको मालूम है कि भैया रेट, रीजन बता दिया, ज्यादा भी मिल सकता है कम भी मिल सकता है, वो करेगी। सो कंपनी प्रपोजिंग टू इशू RHP shall file it with the registrar at least, कितने टाइम पहले, at least 3 days prior to the opening of the subscription list and the offer। A red herring prospectus shall carry the same obligations as are applicable to prospectus, वो सारी रिक्वायरमेंट सेम है। And any variation between the red herring prospectus and a prospectus, इन दोनों के बीच में अगर कोई वेरिएशन है, इन केस ऑफ एनी चेंज, चेंज का मतलब क्या है यहां पर, वेरिएशन, तो भैया कोई वेरिएशन है तो वो पहले ही बता दिया जाएगा अलॉटमेंट करने से पहले। ठीक है जी, एंड शैल बी हाईलाइटेड इन द वेरिएशन, और उसको एक मौका दिया जाएगा अपनी ये एप्लीकेशन वापस लेने का। तो भैया प्रॉस्पेक्टस में जो चेंजेस आए आपने वो भी लिखने की, ये चेंज आए थे, ये बातें उसमें नहीं लिखी थी, ये हमने लिख दी है। और एट द एंड
फाइनल प्रोस्पेक्टस को भी आरओसी को दिया जाएगा, ये वाला। और अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है भैया, तो जाहिर रजिस्टर्ड क्या, अगर आप ये मार्केट में शेयर लेके जा रहे हैं तो सेबी के पास भी पहुंचाना है। तो इन एनी केस फाइनल प्रोस्पेक्टस किसके पास जाने वाला है, आरओसी के पास और सेबी के पास। इज दैट क्लियर? बाकी तीनों चीजें आपके सामने लिखी हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहां फिनिश होता है दोस्तों, नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, चला जाए आगे। अपना ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं कि शेयर्स को किस तरीके से इशू किया जाएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस दिया गया है, बीच में शेयर इशू का एक पॉइंट डाल दिया गया। उन्होंने बता दिया कि भैया सेबी कुछ बातें बताएगी, कुछ कंपनीज एक्ट बताएगा कि किस तरीके से आपको शेयर्स इशू करने हैं। दो तरीके होते हैं ना, या तो भैया फिजिकल फॉर्म में इशू करो या डिजिटाइज्ड फॉर्म में इशू करो। यानी शेयर्स जब आप इशू करोगे तो शेयर इशू करने के बाद कोई ना कोई सबूत तो दोगे। किसे? शेयर होल्डर को। तो मैंने शेयर्स को इशू किया। इशू किया किसको? पर्सन को, इन्वेस्टर को। वो बन गया क्या मेरा? शेयर होल्डर। सबूत के तौर पर उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, शेयर्स हैं, कैसे पता चलेगा भाई? उसके लिए या तो आप कोई शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे आप उसे, पेपर फॉर्म में तो करोगे। तो जैसे कि ये एक पेपर है, तो भैया पेपर की फॉर्म में आपने उसको एक सर्टिफिकेट दे दी। मटेरियल है ना, इसे क्या बोलते हैं? मटेरियल। यानी फिजिकल फॉर्म जिसकी होगी उसे हमने क्या बोल दिया?
कि वो एक मटेरियल फॉर्म है ना। तो जब शेयर इश्यू इस तरीके से होता है तो हम उसे कहते हैं मटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपने उसे शेयर्स दिए। लेकिन आज की डेट में भैया शेयर सर्टिफिकेट लेकर के उसे बेचना, फिर जिसको बेचोगे वो उन शेयर्स को अपने नाम कराएगा, नया शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होगा, इतना वक्त किसके पास है भाई। आज की डेट में तो आप देखते हो कि अभी शेयर खरीदा और उसका प्राइस बढ़ गया तो भैया थोड़ी देर बाद बेच दिया। तो ऐसे केस में सब काम तो ऑनलाइन हो गया है, तो उस केस में शेयर सर्टिफिकेट का काम खत्म हो गया। यानी मटेरियल अब नहीं बचा, फिजिकल फॉर्म नहीं बची, डिजिटाइज्ड फॉर्म आ गई। मटेरियल का हो गया डीमटेरियल, यानी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, डिजिटाइज्ड फॉर्म। ठीक है जी। यानी अब शेयर्स आपने इशू किए, उसके लिए इशू करने के बाद शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, आप एक अकाउंट दे रहे हो उसे। क्या दे रहे हो? उसके शेयर्स का अकाउंट, डिजिटाइज्ड फॉर्म में। मटेरियल नहीं बचा, अब डीमैट हो गया। याद है ना, डीमैट अकाउंट कभी सुना है? तो डीमैट अकाउंट यानी डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट हो गया, मटेरियल नेचर खत्म हो गया, डीमैट हो गया। तो ये बात अब तय रही कि भैया जो भी कंपनी पब्लिक में ऑफर लेके आएगी, पब्लिक ऑफर जहां से भी आएगी, इस कंपनी को अपने शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू करने पड़ेंगे, ओनली इन डीमैट फॉर्म। इज दैट वेरी क्लियर? ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, जो भी पब्लिक ऑफर दे रही है ऐसे केस में डीमैट फॉर्म में ही अपने शेयर्स को इशू करेगी, फिजिकल फॉर्म नहीं करेगी। और इसके अलावा कोई भी कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी जिसको स्पेसिफाई कर दिया सेबी ने, उन लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, डीमैट फॉर्म में ही अपने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात, एनी अदर कंपनी, यानी इन दोनों के अलावा खुली छूट है उसे भाई, वो चाहे तो फिजिकल फॉर्म में अपने शेयर्स इश्यू कर दे, यानी शेयर सर्टिफिकेट, वो चाहे तो अपना कन्वर्जन करा ले, कन्वर्जन टू डीमैट फॉर्म, यानी फिजिकल फॉर्म खत्म करके सारे लोगों को डीमैट फॉर्म दे दे, यानी डीमैट अकाउंट बनवा दे, ऑनलाइन कर दे सब कुछ। और चाहे तो शुरू से ही डीमैट फॉर्म को यूज करे, डीमैट फॉर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो या तो फिजिकल फॉर्म में इशू किया और बाद में कन्वर्जन करा लिया, या फिजिकल फॉर्म में ही रख लिया, दोनों में से कोई भी चॉइस है। या हमेशा के लिए कोई उसने सोचा भैया मैंने तो फिजिकल फॉर्म इशू करनी ही नहीं है, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसने डीमैट फॉर्म में ही अपने शेयर्स को इशू किया। तो ये जो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म है, ये जो डीमटेरियलाइज्ड सिस्टम है दोस्तों, इसका एक और नाम होता है डिपॉजिटरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, वहां पर आपको इस डीमटेरियलाइज्ड और डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में पता लगेगा। ठीक है जी, डिटेल में। तो देखा जाए तो अगर कोई कंपनी डीमैट फॉर्म में करती है तो उसको भैया एक एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, और इस एक्ट के अंदर आपकी ऑनलाइन जितनी भी डीमैट फॉर्म में जितनी भी सिक्योरिटीज को इशू करना है उसके सारे रूल्स हैं। यह डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में पारित हुआ था, और इस 1996 के एक्ट के अकॉर्डिंगली
आपको ये डीमैट फॉर्म में इशू करने हैं। इसका मतलब अगर कोई कंपनी, हालांकि इस पर ये कंपलसरी नहीं है, ये काम क्या हो गया इनके लिए, ऑप्शनल हो गया। इन कंपनीज के लिए क्या है भाई, ऑप्शनल डीमेटीरियलाइजेशन। इनके लिए क्या हो गया, ओनली डीमैट यानी मैंडेटरी। ठीक बात है कि नहीं, इनके लिए मैंडेटरी डीमैट हो गया। तो भाई चाहे मैंडेटरी हो चाहे ऑप्शनल हो, लेकिन अगर आप डीमैट से करना चाहते हैं तो आपको फॉलो क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को फॉलो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हम क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, नोट कर लीजिए जल्द से जल्द, फिर चलते हैं आगे।
चलिए जी दोस्तों आगे। तो जी अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम आने वाला है भाई, और ये इंपॉर्टेंट काम है कि भाई प्रोस्पेक्टस फ्रेम करते वक्त, बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें, और उसका गोल्डन रूल क्या है। गोल्डन रूल जो हर जगह अप्लाई होगा। गोल्डन रूल कहता है कि भाई आपने प्रोस्पेक्टस तो बना लिया, लेकिन इस गोल्डन रूल के अकॉर्डिंगली उस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें होनी चाहिए, इन जनरल बात की जा रही है। गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग अ प्रोस्पेक्टस। तो भैया प्रोस्पेक्टस सबसे पहली बात तो होल सोल पिक्चर पेश करे, आधी अधूरी नहीं, एक एक बात बता दे, छुपाए कुछ नहीं भैया। जितने मटेरियल फैक्ट्स हैं, मटेरियल यानी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन सब का प्रॉपर डिस्क्लोजर करे। ठीक है जी। किसी भी तरह की मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। मिस स्टेटमेंट के लिए यहां कोई जगह नहीं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगर आप उन्हें ओमिट कर जाएंगे, ओमिशन ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट नॉट अलाउड। भैया अगर इसको ओमिट कर दिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये फैक्ट वहां लिखा होता तो शायद वो इन्वेस्टर इसमें कभी, इस कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करता। ओमिशन के अलावा कई बार लोग कवर कर जाते हैं अपनी बात को, सप्रेस कर देते हैं किसी फैक्ट को, यानी सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब उस फैक्ट को दबा दिया, ऐसी बात कही जिससे लगा कि ओहो ये तो बात सही है, बट एक्चुअली उसमें बात कुछ और छुपी थी। जैसे कि एक कंपनी कहते जी हम रेगुलरली डिविडेंड देते हैं, रेगुलरली पे करते हैं जी हर साल, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि भैया पिछले 2 सालों से तो लॉस हो रहे हैं, और जो पुराने रिजर्व्स पड़े हुए थे उन्हीं रिजर्व्स में से हम डिविडेंड बांटते चले आ रहे हैं लास्ट 2 सालों से, या कितने भी टाइम से। इसका मतलब वो कह तो रहे कि हम रेगुलरली डिविडेंड देते हैं, लेकिन ये तो बताओ भाई उसका सोर्स क्या है, पिछले 2 सालों की हालत क्या है। तो आपने एक्चुअली ये सब कह करके अपने इस फैक्ट को सप्रेस कर दिया कि लास्ट 2 सालों में तो लॉस था। तो गोल्डन रूल्स कहते हैं किसी भी तरह की मिसलीडिंग स्टेटमेंट, अनट्रू स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मिस स्टेटमेंट को क्या कह सकते हैं, और आप मिसलीडिंग या अनट्रू स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अनट्रू स्टेटमेंट किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ये सब बातें हमारे इस क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। गोल्डन रूल्स कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ चुका है।
चले आगे। तो अगर मैं बात करूं मिस स्टेटमेंट या मिसलीडिंग, इस अनट्रू स्टेटमेंट की बात करूं, प्रॉस्पेक्टस के अंदर ही मटेरियल फैक्ट को हमने बताया नहीं, मिस स्टेटमेंट डाल दी। बताइए क्या इन्वेस्टर का नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। आज मान लो एक कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट करना चाहती है, तो भाई कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहती है मार्केट में, ये सारी बात इन्फॉर्म करने के लिए प्रॉस्पेक्टस तो भेजा ही जाएगा। इसी प्रॉस्पेक्टस को जो कंपनी ने भेजा है, इस प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पर ही इन्वेस्टर कंपनी के बारे में अपना एक अनुमान लगाएगा। जो इसमें बातें लिखी हैं उसी पर विश्वास करके यही इन्वेस्टर ऑफर भेजेगा, यानी एप्लीकेशन देगा प्लस एप्लीकेशन मनी देगा। तो भैया इस इन्वेस्टर ने तो ऑफर दे डाली, इधर इनविटेशन आया, कंपनी के पास ऑफर गई और कंपनी ने फटाफट से इस इन्वेस्टर को शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी। यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सवाल ये आता है, एक्सेप्टेंस हो गई, प्रॉस्पेक्टस एक इनविटेशन था, लेकिन बाद में पता लगा कि इस प्रॉस्पेक्टस में जिसके बेसिस पर इन्वेस्टर ने ये ऑफर दी थी, कंपनी में पैसा लगाया था, भैया इस प्रॉस्पेक्टस में तो मिस स्टेटमेंट थी, झूठ बातें लिखी हुई थी, मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया गया था। अब बताइए क्या होगा? यानी कंपनी ने या उसके लोगों ने, जिन लोगों ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, उन्होंने धोखा किया। बोलो हाँ या ना? इस मिस स्टेटमेंट को दे करके कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट करवा दिया, ये तो भैया फ्रॉड हो गया। बोलो हाँ या ना? और फ्रॉड से किया गया कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ा हुआ है हमने, ऑफर एक्सेप्टेंस सब चीजें आ गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू फ्रॉड क्या हो गया भैया? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। याद आया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया मेरे भाई। ये बन गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट साबित अगर कर दिया तो भैया इन्वेस्टर क्या कर सकता है? इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो वो कैंसिल कर सकता है, रिसाइंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, एक ही बात है। डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है कि भैया तुम्हारे कारण मेरा नुकसान हुआ, इस नुकसान की भरपाई करो। बोलो हाँ या ना? तो भैया अगर यहां पर पता लगा कि यहां तो नुकसान की बात हो गई, तो क्या किया जाए? प्रूव करो। इन्वेस्टर से लॉ कहेगा भैया तुम प्रूव तो करो, आपको प्रूव करना पड़ेगा। वो कहेगा जी क्या प्रूव करूं? वो कहेंगे प्रूव करो कि भैया कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया। वो कहेगा हां कंपनी के बिहाफ पर इशू हुआ। उस प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी, बिल्कुल थी। ये मुझे प्रॉस्पेक्टस दिया गया, मिस स्टेटमेंट वाला, मैंने इसी पर विश्वास करके
ऑफर दी और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और मुझे लॉस भी हो गया, साबित कर दिया। अगर ये बातें साबित हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट वोइडेबल बन गया और ये चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करके पैसा भी क्लेम कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। लेकिन मान लो पता लगा कि जब इसको पता लग गया कि हां अरे ये तो भाई मैं फंस गया, शेयर्स जो मेरे पास आए हैं ये सारे के सारे शेयर्स तो धोखे से दिए गए, अब क्या करूं? बजाय कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने के इन्वेस्टर ने क्या किया, उसे मार्केट में बेचने की कोशिश कर दी। भैया जब सामान आप बेचोगे तो किसी पड़ोसी का तो बेचोगे नहीं, यानी आपने जो कि आपके पास एक ऑप्शन था, चाहते तो इसे कैंसिल कर सकते थे, चाहते तो इसे मान लेते। वोइडेबल का तो मतलब ही होता है वोइडेबल एट दी ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी, यानी अगर वो कुछ ना करे तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है, अगर वो चाहे तो कैंसिल कर दे। एक बार उसने अफर्म कर दिया कि हां मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानता हूं, फिर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। सवाल यह आता है कि अगर इन्वेस्टर उन शेयर्स को बेचने की कोशिश करे, इसका मतलब पहले उसने इन्हें अपना माना तभी तो बेचने की कोशिश की, यानी उसने तो कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म कर दिया। अब भैया तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, कंपनी के अगेंस्ट तुम्हारे पास अब कोई राइट नहीं है। या कंपनी ने डिविडेंड बांटा, इसने कहा भैया आने दो, डिविडेंड ले लिया, इसका मतलब शेयर्स अपने आप माने तभी तो डिविडेंड लिया। कंपनी ने कहा जी बची हुई कॉल्स दे दो, इसने कहा लो जी कॉल ले लो, कॉल का पैसा भी भर रहा है, इसका मतलब उसने उन शेयर्स को अपना माना तभी तो कॉल्स का पैसा दे रहा है। कंपनी का जी मीटिंग है आ जाओ, ये कहता है ठीक है जी आ गया, मीटिंग में भी जा रहा है, वोटिंग भी कर रहा है, इसका मतलब ये उन शेयर्स को अपना मानता है तभी तो ऐसा कर रहा है। इसका मतलब उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म कर दिया, कैंसिल नहीं किया। उसको ऑप्शन मिला था कि चाहे तो कैंसिल कर दो, चाहे तो अफर्म कर दो, और इसने इन एक्शंस के साथ उसे अफर्म कर दिया। ना तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर पाएगा, ना ही डैमेजेस ले पाएगा। एक बात यहां समझने वाली है कि अगर मान लीजिए कि इस इन्वेस्टर ने, ए ने ये शेयर्स बी को बेच दिए और बी को बाद में पता लगा कि भैया कंपनी ने शेयर्स जो इश्यू किए थे उसमें तो मिस स्टेटमेंट थी। अब बी जो कि ऑलरेडी ये शेयर्स किससे खरीद चुका है, ए से, अब न्यू शेयर होल्डर कौन हो गया, बी। ये बी चाहता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूं, बोलिए क्या कर पाएगा? वो चाहता है कि मैं कंपनी के खिलाफ जाऊं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूं, डैमेजेस क्लेम करूं, बोलो क्या कर पाएगा? नो, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और ए के बीच हुआ था। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना था तो ये राइट केवल और केवल ए के पास था, बी तो सबसीक्वेंट शेयर होल्डर है, सबसीक्वेंट शेयर होल्डर के पास ये राइट कभी भी नहीं होता, क्योंकि उसने ये शेयर्स इस प्रोस्पेक्टस, इस मिस स्टेटमेंट वाले प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर नहीं खरीदा था। इज दैट क्लियर? तो भैया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा फिनिश हुआ। जल्दी से जल्दी नोट करिए, फिर हम चलेंगे आगे। नोट करिए प्लीज।
चलिए जी आगे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो हमने पढ़ा मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का और रेमेडीज अवेलेबल, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं उनके बारे में पढ़ा। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है ठीक है मान लिया कि मिस स्टेटमेंट थी, प्रूव हो गया, अब बताओ क्या लायबिलिटी है। क्या वर्ड्स कहे, प्रूव हो गया कि भैया प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी, साबित हो गया। अब इस मिस स्टेटमेंट के लिए किसको क्या सजा दी जाए, किसकी क्या लायबिलिटी बनती है। तो भैया दो तरह की लायबिलिटी है। पहली लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। ठीक है जी। सिविल लायबिलिटी की बात करूंगा पहले मैं। सिविल लायबिलिटी क्या है, देखो दो तरह की लायबिलिटी है, सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल में और क्रिमिनल में क्या अंतर है। सिविल का मतलब यह होता है कि आप पैसे देकर डैमेजेस को मनी के रूप में देकर के, कंपनसेशन देकर के आप छूट जाएंगे। यानी आपकी लायबिलिटी डैमेजेस, कंपनसेशन देने तक की है, जेल नहीं होगी, फाइन नहीं लगेगा। यह है सिविल लायबिलिटी। लेकिन क्रिमिनल होती तो भैया फाइन भी लगता और जेल भी होती, कंपनसेशन भी देना पड़ता। तो सिविल लायबिलिटी की बात कंपनीज एक्ट 2013 में की गई है, सेक्शन 35 में। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 35 में। तो सेक्शन 35 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सिविल लायबिलिटी के बारे में बताता है। मिस स्टेटमेंट भैया जिसने डाली, आ जाओ, तुम्हारे कारण, इस मिस स्टेटमेंट के कारण इन्वेस्टर का नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई करने आ जाओ। कौन कौन आए जी, पहले तो भैया कंपनी आ जाए, फिर डायरेक्टर आ जाए। वो डायरेक्टर जो कि लोग डायरेक्टर थे एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। और या फिर वो जो डायरेक्टर थे या डायरेक्टर सम टाइम आफ्टर बनने वाले थे, ठीक है, जिन्होंने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस्ड टू बी डायरेक्टर, उन्होंने कहा था आ रहे हैं भैया हम, आए तो नहीं, लेकिन उस समय के या तो डायरेक्टर वो थे, इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं वो अलग बात है। डायरेक्टर थे कंपनी के या डायरेक्टर सम टाइम आफ्टर टाइम दिया हुआ उसके बाद बनने वाले थे, पकड़ लिए जाओगे। जितने भी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दी है, अगर वहां गलती निकली वो भी पकड़े जाएंगे। जिन लोगों ने प्रॉस्पेक्टस के अंदर अपना नाम लिखवाया, जिन्होंने उसको अप्रूव किया और ये कहा कि भैया हम इसे ऑथराइज करते हैं, ये ठीक लिखा है, तो भैया पर्सन ऑथराइजिंग प्रॉस्पेक्टस, सब लोग जिम्मेदार हैं भैया। सब लोगों को पकड़ लिया जाएगा कि आ जाओ भैया, तुम्हारी अब खातिरदारी हम अच्छी तरह से करेंगे। और इन सब केसेस में जब ये मिस स्टेटमेंट दी जाती है तो खास करके जो प्रोमोटर ग्रुप है ना, प्रोमोटर्स, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है भैया। मिस स्टेटमेंट देने में प्रमोटर का हाथ भी होगा और उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे भाई वहीं। अब सवाल ये आता है
कि इन सब लोगों के साथ किया क्या जाए। पहले तो तय किया जाएगा कि सिविल लायबिलिटी कितनी है, यानी मिस स्टेटमेंट के कारण लॉस टू इन्वेस्टर कितना था, और ये कंपनसेट किया जाएगा। कंपनसेट करेंगे कौन? यही लोग सारे के सारे कंपनसेट करेंगे। समझ आई बात कि नहीं आई? यह है सिविल लायबिलिटी। लेकिन इनमें से डायरेक्टर्स थे जी कुछ, वो कहते या एक्सपर्ट थे या कुछ पर्सन थे, वो कहते हैं भाई ऐसा है, हमने इस प्रोस्पेक्टस को अप्रूव तो किया था, ऑथराइज तो किया था, लेकिन जब हमें पता लगा कि इसमें मिस स्टेटमेंट है तो हमने अपना कंसेंट वापस ले लिया। प्रोस्पेक्टस के इश्यू होने से पहले ही अपना कंसेंट वापस ले लिया। अब डिक्लेयर भी कर दिया, फिर भी इन्होंने मेरी रजामंदी के बिना इसे इशू कर दिया, इसलिए मैं तो लायबल नहीं हूं। यानी सम डिफेंसेस आर ऑल्सो अवेलेबल। डिफेंसेस का मतलब क्या हो गया कि अगर ये डिफेंस आप शो करते हैं तो आप ये लायबिलिटी बियर नहीं करेंगे, आपकी कोई सिविल लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है जी, प्रूव कर दिया आपने कि कंसेंट तो दिया, बट वो कंसेंट गिवन बट विथड्रॉन, विथड्रॉ कर लिया। कब? विथड्रॉन बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या ये बात समझ आई? या फिर कहेगा कि प्रोस्पेक्टस इश्यूड विदाउट कंसेंट, मेरे कंसेंट के बिना ही कर दिया जी। और मैंने क्या किया, फिर मैंने एक पब्लिक नोटिस निकाल दिया कि भैया इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने तो कंसेंट दिया ही नहीं था भैया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर उसने ये शो कर दिया, इस पर्सन ने या डायरेक्टर ने, तो वो बच जाएंगे दोस्तों। और ऐसे केस में समझ लीजिएगा कि इन लोगों की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन मान लो ये सारे काम इन लोगों ने मिली भगत करके, कॉन्निवेंस करके, फ्रॉड करने की नीयत से ही किया। प्लान करके इन्होंने कहा भैया फ्रॉड करते हैं एप्लीकेंट के साथ, उसका पैसा आ जाएगा, झूठी छोटी बातें लिख दो। अगर इन्होंने फ्रॉड किया मेरे भाई, तो सुन लेना, इनकी लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होगी फिर। यानी फिर इस लॉस टू इन्वेस्टर से हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। लॉस कितना हुआ, इनकी लायबिलिटी जम के लगेगी, बहुत पैसा इनसे लेंगे, कोई लिमिट नहीं है उसकी। पता लगेगा तभी नहीं कि भैया फ्रॉड करने का क्या अंजाम होता है। तो ये है दोस्तों सिविल लायबिलिटी सेक्शन 35 के अकॉर्डिंगली। फटाफट से कर लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्रिमिनल लायबिलिटी का, नोट करिए इसे।
चला जाए दोस्तों आगे। अब चलते हैं मेरे भैया क्रिमिनल लायबिलिटी की तरफ। क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है? जेल और फाइन, ठीक है कि नहीं? ये मैंने आपको बता दिया था। और ये जेल कितने साल की होगी, फाइन कितना लगेगा, ये सब सेक्शन 447 में गिवन है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 447 में गिवन है जी। तो सेक्शन 34 क्या कहता है? सेक्शन 34 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करता है। क्रिमिनल लायबिलिटी इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। जानबूझ के आपने ऐसी स्टेटमेंट दे डाली, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, सर्कुलेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी भी पर्सन ने, कंपनी ने, डायरेक्टर ने, एक्सपर्ट ने, सब लोग लायबल मान लिए जाएंगे भैया। आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी। आपने प्रोस्पेक्टस को इशू कर दिया, सर्कुलेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और आपकी इस हरकत के कारण ऐसे प्रोस्पेक्टस को इशू करा आपने जिसमें मिस स्टेटमेंट थी, अनट्रू स्टेटमेंट थी, इस पर विश्वास करके इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया। तो भैया अब तुम्हारी क्रिमिनल लायबिलिटी भी आ गई। और क्रिमिनल लायबिलिटी कितनी होगी, इसका क्वांटम क्या होगा, ये दिया है अंडर सेक्शन 447 में। यानी सजा क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ठीक है जी, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। चेक किया जाएगा पहले कि आखिरकार किस तरह का केस है। फ्रॉड तो कर लिया आपने, फ्रॉड तो है भाई, लेकिन क्या इस फ्रॉड में पब्लिक इंटरेस्ट शामिल है? अगर हार्म टू पब्लिक इंटरेस्ट पहुंचा, हार्मफुल टू पब्लिक इंटरेस्ट, तो भैया सजा ज्यादा है। और अगर अदर केस है तो सजा कम है। इंप्रिजनमेंट, अगर मैं इंप्रिजनमेंट की बात करूं, कितने टाइम की इंप्रिजनमेंट होगी, पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करने वाला अगर हुआ तो भैया मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 10 years। लेकिन कोई अदर केस है तो भैया मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 10 years। यानी बस इसी का ही फर्क है। पब्लिक इंटरेस्ट को हार्मफुल किया आपने तो भैया सजा मिनिमम 3 साल है, अदर केसेस में 6 महीने। फाइन में सब में सेम है, फाइन में कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम मैक्सिमम। चाहे अदर केस हो चाहे कुछ भी हो। फाइन कितना, जितना पैसा फ्रॉड में इन्वॉल्व है, यानी अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, मिनिमम उतना तो फाइन है ही है। अमाउंट इन्वॉल्व
इन फ्रॉड, और मैक्सिमम कितना, 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड, यानी इसका 3 गुना। और अदर केस में भी बिल्कुल सेम, अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड और मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड। क्या ये बात समझ में आई? तो ये है भैया सजाएं। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि जानबूझकर कुछ लोग इंड्यूस करते हैं कि आप आओ इस कंपनी में पैसा लगाओ, बहुत फायदा होगा। झूठी झूठी बातें बतानी शुरू कर दी। रेकलेस स्टेटमेंट, रेकलेस का मतलब विदाउट एनी केयर कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है या गलत, बोल दिया बस, सुनहरे ख्वाब दिखा दिए, आ जाओ बस। और ऐसी स्टेटमेंट देकर के उनको इंड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस कर लिया, झूठी बातें कहकर। किन्हें? अंडरराइटर्स को, कि भैया आप यहां पर अंडरराइटिंग कर दो, और उनका पैसा लगवा दिया झूठी बातें कह करके। या इन्वेस्टर्स को, एनी पर्सन, उनको बोला कि भैया तुम्हें अभी तो प्राइस कम है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद इशू के प्राइस 10 गुना हो जाएगा, झूठी बातें बोल दी। या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को झूठे ख्वाब दिखाए और उनसे लोन ले लिया। ये सब किया फ्रॉडुलेंटली। इन सब की सजा भी कहा सेक्शन 447 में। ये भी क्राइम है। पनिशेबल कहां है? सेक्शन 447। तो जो ये आपको पनिशमेंट दी गई है क्रिमिनल लायबिलिटी में, क्वांटम जो मैंने बोला, ये क्या है? ये है पनिशमेंट। ठीक है जी, इंप्रिजनमेंट की, फाइन की। तो इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने आपको बातें बताई, एक्चुअली हमने इसमें 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। हमने ये तीनों क्वेश्चंस कर लिए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक चीज नजर आएगी कि भैया इन अमाउंट के अलावा अगर कोई लायबिलिटी बनती है वो तो इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, अदर लायबिलिटीज विल बी इंटैक्ट, वो दैट विल रिमेन द सेम। और फ्रॉड क्या है उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि कुछ छोड़ देना, भूल जाना, ओमिट कर जाना है, कुछ कंसील कर लेना, फैक्ट जानते बूझते भी ना बताना, और अपनी इस पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज उठाना। ये सब क्या है? फ्रॉड है। ये सब काम करने के बाद आप अपने शेयर होल्डर या क्रेडिटर को नुकसान पहुंचाते हो, फ्रॉड है। और आपने रॉन्गफुल गेन किया। रॉन्गफुल गेन क्या है? प्रॉपर्टी को इलीगली उससे बेनिफिट कमाया, ये आपको गिवन है। ठीक है जी। और क्या लिखा है रॉन्गफुल गेन में? मीन्स द गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। वो उसका मालिक नहीं है और उससे पैसा कमा रहा है। रॉन्गफुल लॉस कर दे वो कंपनी को, कैसे? सो मीन्स द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इज लीगली एंटाइटल्ड। तो भैया जिसको वो लीगली एंटाइटल्ड था, उसका लॉस था, उसका लॉस उसने किसी और पर डाल दिया, या जिसका वो ओनर नहीं था उसका प्रॉफिट ले लिया। ये सब क्या है? रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन। तो ये हमारे 15, 16 और 17 मेरे दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। जरा जल्दी से इसे फिनिश करिए।